हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 10th स्टैंडर्ड के लिए जो साइंस 2 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 की हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम है दोस्तों लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 2 इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके ही सेम नाम का एक और चैप्टर था जो इसके पहले हमने खत्म किया था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा इसके पहले का चैप्टर, जाके देख लेना। प्लेलिस्ट भी हमने बना के रखा है, तो आप देख सकते हो। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू से सम मैसेज एंड सम इंफॉर्मेशन टू यू कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आप देख रहे होंगे, ऑब्वियसली आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ही होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपके स्टैंडर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मेन सब्जेक्ट्स की बात करें जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका नाम है साइंस एंड मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स है उसके वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैथ्स का तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों पार्ट जो होता है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, ये दोनों हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चैप्टर वाइज अपलोड करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो। एंड वहां पे आप जाओगे तो लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 2 3 ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे। अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के 100% सिलेबस कंप्लीट कर दिया हमने। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में पार्ट 1 में भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 2 तो हमारा चल रहा है और इसके आगे के चैप्टर्स आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर अभी आप तो 3rd चैप्टर पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3rd चैप्टर में भले ही हम लोग हैं, लेकिन इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो हमने ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो गिने चुने चैप्टर्स बचे हुए हैं पूरे साइंस की। अगर हम बात करें, गिने चुने चैप्टर्स ही बचे हुए हैं, 2 से 3 चैप्टर्स बचे हैं पूरे साइंस में। तो वो भी आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है, क्योंकि आपका बोर्ड है दोस्तों। ठीक है, और अभी से आपने अगर बहुत सारा सिलेबस अभी से ही कंप्लीट कर दिया, यानी जो वैकेशन आपका अभी चल रहा है, आपके स्कूल स्टार्ट होने के पहले ही ऑलमोस्ट अपने 50% पढ़ाई कर ली, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा बाद में लर्न करने में एंड बाद में चैप्टर्स को समझने में। ठीक है, और रिवीजन के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो 10th स्टैंडर्ड की बात हो गई। वैसे ही बाकी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 7th 8th एंड 9th, इन तीनों का साइंस सब्जेक्ट का और मैथ सब्जेक्ट का पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट है। तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आप थोड़ा सा आप ढूंढोगे, टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा लगने वाला नहीं है दोस्तों। 30 सेकंड्स टू 1 मिनट टाइम लगेगा। आपको बस ढूंढना है जाके, और जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा एंड तक हमने लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप जाइए, आराम से ढूंढिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें आज के इस जो लेक्चर है हमारा, लेक्चर नंबर 3, और इसमें हमें क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं। तो आपको याद होगा कि जस्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और उसका जो सबसे पहला जो टाइप था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आज हम बात करेंगे सेम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, लेकिन हम बात करेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोस्तों वो मल्टी सेल्युलर, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि बड़े में हम लोग ह्यूमन बींग्स, इंसान, जानवर जो भी है वो हम लोग कंसिडर करें, क्योंकि अभी फिलहाल में वो नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। एक तो यूनिसेल्यूलर होते हैं, छोटे वाले, जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे टाइप्स है। अगर हम बात करें कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है ना, इसमें बहुत सारे मेथड्स है। सबसे पहला जो मेथड आप देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से अगर आप देखोगे बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल में साथ में लिखूंगा, आपको भी याद रखना है, स्पाइरोगायरा। बेस्ट एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल भी आपको याद रहेगा तो आप लोग जो है एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो स्पाइरोगायरा इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर फ्रेगमेंटेशन। इसमें होता क्या है, नाम से पता चलना चाहिए, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं तो ये समझ लो हमारा क्या है, आपका स्पाइरोगायरा है। ठीक है ना, स्पाइरोगायरा ऐसे ही होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, पूरा प्रॉपर तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं स्पाइरोगायरा। ठीक है ना, इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इमेजिन कर लो आप, दिस इज द स्पाइरोगायरा। अब होगा ये कि जब भी इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, तो जैसे मैंने बोला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल में कोई भी पेरेंट की जरूरत नहीं है, यानी यूनिपेरेंट भी काम हो जाता है। तो ये खुद क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। तो कैसे डिवाइड करेगा? लेट सपोज ये क्या करेगा, अपने आप को 2 टुकड़ों में बांट लेगा, यानी कि इधर से वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा। तो ब्रेक डाउन जब वो करेगा तो ये अलग हो जाएगा
और ये जो है अलग हो जाएगा, यानी कि ये एक अलग हिस्सा हो गया, ये एक अलग हिस्सा हो गया। अब ये जो एक अलग हिस्सा था ये बड़ा हो जाएगा खुद, और ये खुद एक बड़ा स्पाइरोगायरा जो है वो तैयार कर लेगा अपने आप में ही खुद। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये खुद एक स्पाइरोगायरा तैयार हो जाएगा बड़ा, और ये जो अलग हिस्सा था ये खुद बड़ा होके क्या हो जाएगा, अलग से एक स्पाइरोगायरा जो है वो तैयार कर लेगा। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला इसको याद रखना, इतना सिंपल है कि आप भी बोलोगे कि यार सही में सर बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है, बस यही है, फ्रेगमेंटेशन में होता यह है कि एक कंप्लीट पहले जो स्पाइरोगायरा था वो अपने आप को वो दो हिस्सों में तोड़ देगा, यानी कि दो टुकड़े में कर लेगा। जैसे कि मैं एक इंसान हूं, मैंने अपने आप को आधा काट लिया, लेकिन हम आधा काटेंगे खुद को तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो इस प्रकार का नहीं है कि वो हो जाए। बट इसमें होता है ऐसा कि इसने अपने आप को आधा आधा कट कर लिया, एंड कट करने के बाद क्या होता है कि ये जो आधा हिस्सा है ये ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, एंड ये एक फुल स्पाइरोगायरा यानी बड़ा मेच्योर स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो हिस्सा था आधा, ये भी अपने आप को बड़ा कर लेगा और क्या हो जाएगा, एक फुल स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो आपका पहले एक था, ये पूरा एक फुल स्पाइरोगायरा था, उसने क्या बना लिया, एक दो स्पाइरोगायरा बना लिया, यानी एक से दो बन गए। तो एक से दो बनना यानी कि इन शॉर्ट क्या हुआ, उसका रिप्रोडक्शन हुआ, यानी एक स्पाइरोगायरा से दो स्पाइरोगायरा बन गए। अब सेम इसी प्रकार ये भी अपने आप को आधा कट कर देगा, तो ये भी एक बना लेगा, ये भी एक बना लेगा, यानी ये एक इधर बन गया, एक समझ लो एक इधर बन गया। फिर ये अपने आप को आधा इधर से कट कर लेगा, ठीक है ना, इसने भी कट किया, इसने भी कट कर लिया, फिर ये अलग बना लेगा अपना, फिर ये अलग बना लेगा। तो इस प्रकार फिर एक से दो बने थे, अब ये जो दो है वो फिर से अपने आप को चार बना लेंगे। इस तरह से वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा, एक से दो, दो से चार, और इस प्रकार जो स्पाइरोगायरा है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और ये जो ओवरऑल प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं आपको, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है, और इसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सा फंडा था इसको। अब अगर मैं बात करूं सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ लिया। दूसरा मेथड, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, याद रखना, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहेगा, जो हमारा मेथड है पढ़ाने का, ओनली कंसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। तो वो आप ध्यान से अगर समझ लोगे तो आपको अगर कुछ याद हो ना हो, लेकिन आपको कंसेप्ट अगर पता है, तो आप ओन लैंग्वेज में खुद से भी अगर लैंग्वेज में आंसर लिख लेते हो, यानी इंग्लिश में थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश में भी आंसर लिख लेते हो, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो बस यही होता है, क्योंकि लोग को कंसेप्ट पता नहीं होता, वो लोग रट्टा मार के चले जाते हैं एग्जाम में आंसर को, लेकिन आंसर अगर याद नहीं आया उनको, तो उनको पता तक नहीं होता है कि ये टॉपिक है क्या, किस बारे में ये टॉपिक है, ठीक है। बट हमारा जो टेक्निक है वो ये है कि आप लर्न तो करोगे डेफिनेटली, लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पता है तो डेफिनेटली आपको कभी भी ऐसा ना ये नहीं होगा कि यार मुझे याद नहीं आ रहा टॉपिक क्या है। तो अगर आपको कोई पूछता है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि हाँ यार फ्रेगमेंटेशन मतलब ये होता है। समझ में आया। सेकंड टॉपिक, दूसरा जो मेथड है हमारा, जिसको मैंने नाम दिया है रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन, मैंने नाम नहीं दिया है, माफ कीजिएगा, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है उसने नाम दिया है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इट इज ए सेकंड मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें होता क्या है, एक एग्जांपल कंसीडर करो फिर से इसमें, प्लेनेरिया, ठीक है। तो प्लेनेरिया इज ऑल्सो ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है। अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहां पे, ठीक है, इसका जो शेप होता है वो लगभग क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार का जो है वो शेप होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का वो शेप होता है, इस प्रकार का लगभग शेप होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेनेरिया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लेनेरिया हो गया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें होगा क्या, रीजनरेशन नाम से कुछ पता चलता है आपको, देखो हर चीज में ना मीनिंग छुपा होता है। तो रीजनरेशन मतलब होता है रीजनरेट करना, अपने आप को न्यू बनाना, अपने आप को वापस से बनाना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेनेरिया है, ये जो प्लेनेरिया है वो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा। अब ब्रेक डाउन कैसे करेगा, जहां जहां उसके सेगमेंट्स है, तो एक सेगमेंट्स यहां है, एक सेगमेंट्स यहां है, तो इसने क्या किया, अपने आप को ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये कट हो गया ना यहां से, ये हिस्सा अलग हो गया। फिर ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये भी अलग हो गया, एंड जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा है ये भी अलग हो गया। यानी कि ये प्लेनेरिया ने अपने आप को ब्रेक डाउन कर दिया, अपने आप को टुकड़ों में। जैसे फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा ने अपने आप को आधा आधा काट लिया था, उसी प्रकार ये प्लेनेरिया ने अपने को तीन हिस्से में डिवाइड कर लिया। अब होगा क्या, ये जो एक एक हिस्सा है ये अभी क्या करेंगे, खुद को ग्रो करवाएंगे। यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या करेगा, अभी अपने आप को ग्रो करवाएगा, और ये अपना खुद का एक कंप्लीट जो बॉडी है वो खुद ही तैयार कर लेगा। तो ये बन गया एक प्लेनेरिया, और ये जो है फिर अपने आप को ग्रो करवाएगा, और सिर्फ इसका जो बीच का हिस्सा था, लेकिन वो अपने आप को ग्रो करवा के इसके ऊपर का भी हिस्सा जो है वो ला देगा, ठीक है, अपने ऊपर का भी हिस्सा जो है वो ला देगा यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है, एंड नीचे का जो हिस्सा है वो भी इसके पास आ जाएगा। एंड जो थर्ड हिस्सा है इसमें सिर्फ नीचे वाला पार्ट था,
ठीक है ना, यहाँ पे बनाता हूँ, देखो स्पेस खत्म हो गया, यहाँ पे बनाता हूँ। इसमें सिर्फ क्या था, ये नीचे वाला हिस्सा था, लेकिन इसने अपने आप को ग्रो करके ऊपर का भी हिस्सा बना लिया एंड इसके ऊपर का भी हिस्सा इसने बना लिया। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो गया कि एक एक पार्ट से उसने अपने आप को ग्रो करके, बड़ा करके क्या कर लिया है, एक तरीके से अपना एक एक अलग अलग प्लेनेरिया जो है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक प्लेनेरिया था, एक प्लेनेरिया से कितने बन गए, 1, 2 एंड 3 प्लेनेरिया बन गए। और इसी प्रकार से ये और भी ऐसे आगे बनाते जाएंगे। फिर ये जो है ये अपने आप को ब्रेक डाउन करते रहेंगे, फिर 3 से 9 हो जाएंगे, 9 से 27 हो जाएंगे, 27 से 27 से 81 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वो जो है बढ़ते रहेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द रीजनरेशन, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग हो गया ना। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा छिपकली, बट उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अलग है, रेप्टाइल्स है वो लोग, ठीक है ना, वो बड़े ऑर्गेनिज्म है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि छिपकली जो होती है, लिजर्ड जो होती है, उसका अगर हम पूंछ कट कर दे या फिर कट हो गया बाई चांस, तो उसका पूंछ फिर से ग्रो हो जाता है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? हमारा हाथ कट हो गया तो हमारा हाथ ग्रो होता है क्या? नहीं, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन लिजर्ड जो होती है, उसके पूंछ वगैरह कट हो जाते हैं तो उसकी जो पूंछ है वो फिर से ग्रो होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो सेम समझ लो, मतलब छिपकली ने क्या किया, अपनी पूंछ को रीजनरेट किया, वापस से नया लाया। तो सेम ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं, उनके एक एक टुकड़े से, एक एक बॉडी पार्ट से रीजनरेट कर लेते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही जो मेथड है इसी को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द मेथड इज कॉल्ड एज द रीजनरेशन। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला टॉपिक। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। देखो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा तकलीफ नहीं होगी आपको याद रखने में, बस आपको एग्जांपल याद रखना है और जो मेथड जैसा मैं बता रहा हूं वैसा याद रखना है, और कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगा। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों बहुत ही मजेदार, एंड ये चीज आपने बहुत पहले भी सुना होगा और ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताया था। तो तीसरा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों बडिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर बडिंग हमने इसके पहले भी देखा है, यानी कि जो हमारा यूनिसेलुलर का पार्ट जो चल रहा था इसके पहले का, उसमें भी हमने स्टडी किया है कि क्या होता है बडिंग। लेकिन वो जो बडिंग था वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था। वो जो बडिंग था दोस्तों वो क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था। लेकिन आज जो बडिंग पढ़ने वाले हैं वो किस में है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं एक हेडिंग जिसका नाम रहेगा दोस्तों बडिंग। ठीक है, बडिंग का मतलब क्या होता है, कली। जैसे मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर का जब पढ़ रहे थे, सेम यही टॉपिक, लेकिन यूनिसेलुलर का जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में, तो मैंने बताया था बडिंग का मतलब होता है कली। कली जब निकलती है तो कली में से फ्लावर निकलते हैं। तो सेम इसमें आपको एक एग्जांपल याद रखना है जिसका नाम है दोस्तों हाइड्रा। तो हाइड्रा एक ऐसा प्लांट है, आप प्लांट बोल लो या फिर जानवर बोल लो, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। एंड ये कहां रहता है, जो समुद्र होते हैं, समुद्र का जो जमीन होता है नीचे अंदर की तरफ, जब जहां पे समुद्र की गहराई खत्म होती है, वहां पे एक प्लांट जैसा ये हाइड्रा जो है ग्रो होता है। इसकी अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो इस प्रकार होता है। कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार इसके टेंटिकल्स निकले होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार इसके टेंटिकल्स निकले होते हैं। तो ये होता है हाइड्रा। ठीक है ना, ये क्या होता है, हाइड्रा होता है। इसकी टेंटिकल्स बड़े बड़े होते निकलते हैं। अब होता क्या है कि जब भी ये हाइड्रा जब ग्रो होता है, जब ये ग्रो होता है तो जब बड़ा होने लगता है, अब इसमें क्या करना है, इसको अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, 1 से 2 बनाना है या फिर जो भी बनाना हो। तो ये जब रिप्रोडक्शन करने की स्थिति में आ जाता है तो क्या होता है, इसमें से बड निकलता है। बड मतलब क्या होता है, कली निकलती है। तो कहीं से भी इसका जो मेन बॉडी है, ये जो बॉडी है, कहीं से भी इसके पास क्या हो जाता है, एक कहीं ना कहीं एक बर्ड क्रिएट हो जाता है। कैसे भी शेप में समझ लो, इस तरह से एक बर्ड जो है, एक कली जो है वो निकल गई। समझ लो ये क्या है, एक बर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड। एक बर्ड निकल गया, कली निकल गया। अब वो कली जब निकलेगा, ये निकल गया, फिर धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको, एंड वो टाइम लगने के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो कली है वो क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा थोड़ा और बड़ा होने के बाद, इसका साइज अगर थोड़ा बड़ा हो गया, ये बड़ा होने के बाद क्या करेगा, वहां से ये जो ये हिस्सा है जो यहां से वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा एक पेड़ है, एक पेड़ जैसे ये भी, तो एक पेड़ है, तो पेड़ के ब्रांचेस है, टहनियां बोलते हैं ना, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस है, तो जब ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हेवी हो जाते हैं तो कभी कभी टूट जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो सेम इसमें क्या हो जाएगा कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो यहां से वो टूट के नीचे गिर जाएगा। टूट के जब गिरेगा नीचे, यानी कि नीचे क्या है, जमीन है। समुद्र के अंदर भी क्या होती है, जो लेयर होती है ना, जमीन होती है, वहां पे टूट के गिर गया। एंड जैसे ही वहां पे वो टूट के गिरेगा, वहां से एक नया हाइड्रा जो है वो ग्रो करने लगेगा। वहां से एक नया हाइड्रा जो है क्या करेगा, ग्रो करने लगेगा। समझ लो इस प्रकार से वापस से एक नया हाइड्रा आ गया। फिर एक इससे क्या बन गया, एक नया हाइड्रा बन गया। समझ में आ रहा है, इससे क्या बन गया, एक बर्ड से एक बर्ड, एक मेन हाइड्रा प्लांट, ये जो प्लांट है हाइड्रा का, ये क्या है, पेरेंट। ये क्या है, पेरेंट हाइड्रा। तो पेरेंट हाइड्रा से एक नया
जो बड था वो निकला एंड टूट के जब गिर गया, टूट के गिरने के बाद एक नया वापस से उग गया एंड ये बड से नया उग गया हाइड्रा, फिर वापस से इसमें कहीं ना कहीं एक वापस से बड उगेगा, फिर वो टूट के गिरेगा। तो इस प्रकार वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करता रहेगा और एक नया नया हाइड्रा यानी कि नया नया जो प्लांट है वो क्या करेगा, बनाता रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम है, थर्ड हो गया अभी, मतलब 3 हमने पढ़ लिया और ऐसे 2 चीज और पढ़ने, ये याद रखना आप लोग, बहुत ही इजी है एंड बहुत ही अच्छा है पढ़ने के हिसाब से अगर हम बात बोले तो। कंसेप्चुअल नॉलेज पे बिल्कुल आपको ध्यान देना है बस, ठीक है। तो ये हो गया 3 हमारा। अब चलते हैं अगले की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नहीं, स्पोर फॉर्मेशन के पहले हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, ठीक है। तो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो ये थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है, फोर्थ वन, ठीक है। देखो टोटल 5 है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम लोग पूरा ये जो असेक्सुअल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम लोग जब अगला लेक्चर लेके आएंगे उसमें सेक्सुअल वाला पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल प्लांट्स में कैसा होता है पहले वो पढ़ेंगे, बाद में एनिमल्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल देते हैं, फोर्थ वन क्या बोला मैंने, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, अब नाम से थोड़ा पता चलना चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल, वेजिटेटिव, कुछ तो है ना, सिमिलैरिटी है ना। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन को याद रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये एक ऐसा टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसी के पार्ट्स, जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, उसका रूट हो सकता है, उसका लीव्स हो सकता है, ठीक है, उसके फ्रूट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे उसके खुद के पार्ट्स में से ही उनका क्या होता है, एक नया प्लांट का रीजनरेशन होता है, एक नया प्लांट का यहां पे क्रिएशन होता है। तो वो जो मेथड है इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि एक लीव्स होता है दोस्तों, एक पत्तियां होती है, ठीक है, एक पत्ती होती है, उसका नाम है दोस्तों, यहां पे बता देता हूं, समझ लो एक पत्ती है, लीव्स, ठीक है। थोड़ा शेप अच्छे से बना देता हूं, समझ लो। अब ये पत्ती जैसा दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, दिख रहा है, अभी पत्ती है, ठीक है। ये लीफ है, ये लीफ को बोलते हैं दोस्तों ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। अब ये जो ब्रायोफाइलम जो लीफ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन एक समझ लो पहले, ब्रायोफाइलम एक ऐसा लीफ है जिसमें क्या होता है, एक समय के बाद, एक टाइम के बाद जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, तो इसमें से क्या होता है, लीव्स के ऊपर से ही ना, यहां पे ना आपको कुछ प्लांट्स उगने मिल जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्तियां उगने मिल जाती है, छोटी छोटी, आपने देखा होगा लीव्स वगैरह जो है, इसके ऊपर से ही ये प्लांट्स, जो पत्ती है, पत्ती के ऊपर से ही आपको ऐसे इस तरीके के जो लीव्स है या फिर आपको छोटे छोटे पौधे जो है उसके अंदर से निकलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि क्या हो रहा है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर खुद के पार्ट्स, यानी खुद के बॉडी पार्ट्स में से एक नया ऑर्गन या फिर नया प्लांट जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। और यही जो मेथड है इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपैगेशन क्या होता है, ये एक ऐसा चीज है जिसमें से ही क्या होता है, आपका नया ऑर्गन क्रिएट करता है। और वेजिटेटिव नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये वेजिटेशन होता है, यानी प्लांट से रिलेटेड होता है। बेस्ट एग्जांपल और बताओ, ये तो ब्रायोफाइलम आपने देखा नहीं होगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका बताओ याद रखने का, या फिर सबसे ज्यादा एफिशिएंट, आलू देखा है आपने, आलू, पोटैटो में देखा आपने, छोटा छोटा ऐसा आंखें होती है, ठीक है ना। अब मैं कैसे बनाऊं उसको, इस तरह से आपने देखा होगा, आंखें निकलती है, उसको हम लोग आइज बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन वो क्या होता है, उसके जो पोटैटो होते हैं ना, उसके ही क्या होते हैं, वो रूट्स होते हैं, वो स्टेम्स के फॉर्म में निकलते हैं उसमें से, ठीक है। एंड वही आलू आप अगर जमीन में गाड़ दो तो उसमें से एक नया आलू का प्लांट उग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे एक ही ऑर्गन से, यानी एक ही उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से ही एक नया जो ऑर्गेनिज्म है, या फिर आप बोल सकते हो एक नया स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आलू का एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हिच यू कैन कंसीडर, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो यही, इसमें से ही एक नया जो प्लांट है ना ग्रो होता है, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट टॉपिक जो है आज के लिए, जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 5वां मेथड, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है इसको भी स्टडी कर लेंगे, फिर हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये हो जाएगा समाप्त, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज है ये 5वां, एंड बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो 5th वन इज कॉल्ड एज द स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान से देखना दोस्तों, एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो चारों मेथड अभी तक मैंने जो बताए आपको, सबसे पहला जो हमने देखा, क्या देखा, सबसे पहला हमने देखा दोस्तों फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमने क्या देखा दोस्तों, सेकेंड मेथड हमने देखा क्या था हमारा सेकंड मेथड, रीजनरेशन, ठीक है। थर्ड मेथड हमने देखा दोस्तों बडिंग देखा, एंड फोर्थ मेथड अभी अभी हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, एंड लास्ट मेथड यानी कि 5वां मेथड,
ठीक है, फिफ्थ मेथड, जिसका नाम है दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन। ये शायद आपने इसके पहले कभी नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये है बहुत सिंपल और आपने शायद नोटिस किया है ऐसा टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। स्पोर का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे दाने जैसे स्पोर्स होते हैं। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है फंगस में, ठीक है ना। फंगस का बेस्ट एग्जांपल अगर बोलूं, जैसे कि अगर आप बात करें म्यूकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, म्यूकर्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे टाइप का एग्जांपल होता है। और अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि समझ लो एक ब्रेड है, ठीक है ना, ये ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, क्या है ये? एक ब्रेड का टुकड़ा है समझ लो। ब्रेड के टुकड़े के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी व्हाइट कलर के ऐसा फंगस जैसा चीज आ जाता है, या फिर ब्रेड आपका जब 1 से 2 दिन पुराना हो जाता है, डेट निकल जाती है, या फिर आप उसको बाहर रख के छोड़ देते हो। इवन रोटी जो होती है, चपाती वगैरह होती है, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा जब पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर क्या आ जाती है? फंगस आ जाती है, ठीक है। अब ये फंगस आने के बाद क्या होता है? इसके ऊपर जो फंगस होते हैं ना, वो ग्रो होते हैं। एंड ग्रो मतलब इतने बड़े नहीं होते कि हम लोग को दिखाई दे, क्योंकि वो क्या होते हैं? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर अब आप देखोगे, वो जो आपका ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का ये जो लेयर होता है ना, इसको आप जब देखोगे रियल में तो वो कैसा होता है पता है क्या? इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये जो फंगस होते हैं वो क्या होते हैं? लेयर के ऊपर जो है वो इस तरीके से उगे होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फंगस उगे होते हैं। और ये जो चीज होते हैं ना, ये जो चीज होता है ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्पोर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पोर्स बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जो ब्रेड होता है, चपाती होता है, जो भी होता है, उसके अंदर आपको व्हाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का, ग्रेइश कलर का आपको फंगस देखने मिलता है। लेकिन वो फंगस इतने छोटे होते हैं कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो फंगस जो है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये चीज को कहा जाता है हाइफे, ये चीज को कहा जाता है हाइफे। एंड ये जो उसके ऊपर जो ये राउंड जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्पोर्स। एंड यही स्पोर्स के अंदर ऐसे ना, ये बॉल है ना समझ लो, तो ये बॉल के अंदर ना ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और यही स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पोरेंजियम। और यही स्पोरेंजियम क्या होता है कि एक वक्त आता है, जैसे कि मैं बोला मेच्योरिटी फेज आता है, तो जब ये फंगस ग्रो होने लगते हैं तो एक वक्त आता है, तो ये जो है ना, ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। एंड ये जब फटता है तो इसके अंदर जो छोटे 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 जो स्पोरेंजियम जो मैं बोल रहा हूं ना, स्पोर जो है ना, जब फटता है और वो फटने के बाद ये जो अंदर के स्पोर जहां पे भी गिरेंगे वहां से एक नया फंगस फिर से उग जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसीलिए फंगस सबसे ज्यादा फास्ट स्प्रेड होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप एक पूरा पैकेट ले लो ब्रेड का, एक पुराना एक नया पूरा पैकेट ले लो, और आप एक बासी ब्रेड जिसमें फंगस ऑलरेडी लगा हो वो बीच में डाल दो एंड उसको 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए छोड़ दो, तो आप अगले दिन जब देखोगे ना तो पूरा का पूरा ब्रेड जो है वो खराब हो गया होगा। क्यों खराब हो गया होगा? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेड के ऊपर क्या थे? इस तरीके से फंगस थे। तो जो फंगस के अंदर ये जो स्पोर्स थे ना, तो वो क्या हो जाएगा कि जब वो ग्रो करेगा, जब फटेगा, जो ये जो स्पोर्स है वो फटेगा, स्पोरेंजियम इसके अंदर के जो पोर्स से जब निकलेंगे, तो निकलने के बाद जहां जहां वो ब्रेड के ऊपर गिरेंगे, जिस ब्रेड के ऊपर गिरेंगे वहां से एक नया फंगस उग जाएगा और वो पूरे के पूरे ब्रेड को खराब कर देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इस स्पोर्स की वजह से क्या हो रहा है? एक नया फंगस ग्रो हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि स्पोर के वजह से ही इसका फॉर्मेशन हो रहा है। और ये भी क्या हो गया? इसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहां पे बस क्या हो गया? एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसके ही ऑर्गन यहां पे बर्स्ट होकर गिरे और वहां से एक नया फंगस उग गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पोर फॉर्मेशन एंड दिस मेथड इज कंसीडर्ड एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का 5 टॉपिक, जो हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के मेथड होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, मल्टी सेलुलर। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो यूनिसेलुलर थे, ठीक है ना। हमने बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन वो क्या थे? यूनिसेलुलर थे। लेकिन ये जो है वो दोस्तों वो क्या है? मल्टी सेलुलर है। तो 5 आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूंगा, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन अब पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले पढ़ेंगे प्लांट्स में कैसा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ह्यूमन बीइंग के बारे में बताऊंगा, थोड़ा एनिमल के बारे में बता दूंगा। तो सब चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सब टोटल खुल के बताने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बस अगले लेक्चर का इंतजार करना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो प्लीज ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी स्टूडेंट अभी 10th स्टैंडर्ड में गए हैं उन तक ये वीडियो फटाफट से पहुंचा देना, एंड उनको भी बोलना आगे शेयर करें, ताकि जो मेरा सपना है महाराष्ट्र के हर एक बच्चे तक ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरा सपना पूरा हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो जरूर से शेयर करना।
और लाइक जरूर से करना। साथ ही में चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।